हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, एग्जाम होने से पहले पहले हम इतने प्रश्नों को हल कर चुके होंगे कि जब भी आपका आमना सामना एग्जाम में प्रश्नों के साथ होगा तो दोस्तों आपकी जुबान पे हर प्रश्न का आंसर होगा। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी को लगातार करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारी पे फोकस कीजिए। जब आपका सामना प्रश्नों के साथ होगा तब तक में दोस्तों आप पूरी तरह से खिलाड़ी बन चुके होंगे। दोस्तों, आपकी कामयाबी ही आपकी पहचान है, इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों हम अपनी श्रृंखला को यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, आज का मोटिवेशन कोड है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, आपको डरना नहीं, आपको जीतना है। आपका फोकस डर पे नहीं, आपका फोकस जीत हासिल करने में होना चाहिए। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस क्लास को पहुंचाएं क्लास को, और साथ ही साथ लाइक भी करते रहें। पहला क्वेश्चन है कि एडी करंट प्रभाव किस प्रकार के मोटरों में कम होती है। दोस्तों, इस प्रकार के मोटर को हम इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। एडी करंट प्रभाव किस रूप में होता है तो लिखना, ये उष्मा के रूप में होती है। ये जो प्रभाव होती है ये उष्मा के रूप में प्रभाव होती है। और दोस्तों ये एसी सप्लाई में, ये जो एसी पावर होती है एसी सप्लाई में सबसे अधिक होती है। तो ध्यान देना, सीरीज मोटर ये भी डीसी मोटर है और कम्युलेटिव मोटर ये भी हमारी डीसी मोटर, पार्श्व यानी कि शंट मोटर ये हमारी डीसी मोटर ही होती है। और इसके साथ में जो डिफरेंशियल मोटर है ये भी दोस्तों डीसी प्रकार की मोटर होती है। केवल और केवल इंडक्शन मोटर ऐसी मोटर है जो एसी पावर पर काम करती है। क्लियर, एसी पावर पर काम करती है। आप नोटबुक में इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखिए, एडी करंट प्रभाव इंडक्शन मोटर में कम क्यों होता है। दोस्तों इसका एक ग्राफ बनता है। आप ध्यान देना कि जब भी एसी करंट चलती है तो एसी करंट के चलने का दोस्तों जो स्टाइल है वो कुछ इस प्रकार का है। जो एसी करंट चलती है दोस्तों इस प्रकार से चलती है। तो ध्यान देना, ये है इसका टाइम, ये क्या चल रही है इसको हम कहते हैं समय, है ना। ये है दोस्तों समय और ये हमारी करंट। तो देखिए ये करंट क्या कर रही है, इस वाले लाइन के ऊपर वाली जो क्षेत्र है इसको हम पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव क्षेत्र। और इसके नीचे वाले को दोस्तों हम इसको निगेटिव क्षेत्र कहते हैं, यानी कि माइनस क्षेत्र कहते हैं। जब करंट पॉजिटिव यानी कि धनात्मक क्षेत्र में होता है तो एडी करंट यानी एडी करंट उष्मा के रूप में उत्पन्न होती रहती है। जैसे ही करंट इस माइनस वाले क्षेत्र में आ जाती है तो उष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। इसलिए इंडक्शन मोटर में एडी करंट का मान बहुत कम होती है। और डीसी करंट में क्या होता है कि जो करंट का मान है वो दोस्तों कांस्टेंट रहता है, वो नियत रहती है, उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो डीसी करंट होती है ना, जो डीसी करंट होती है, इस डीसी करंट में उष्मा अधिक उत्पन्न होती है, जो उष्मा का अधिक उत्पादन होता है। इसलिए दोस्तों जो हीटर होते हैं उसमें जब आप डीसी की सप्लाई देंगे तो अधिक से अधिक आपको वहां से उष्मा प्राप्त हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वो मोटर किस प्रकार का मोटर होता है। ये दोस्तों एक वाटर पंप प्रकार की मोटर होती है ना। किस प्रकार की है, ये वाटर पंप प्रकार की मोटर होती है सर्वो मोटर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि ये कितने फेज की मोटर होती है तो आप लिखेगा जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये सर्वो मोटर 2 फेज प्रकार की मोटर होती है ना। कितने फेज की, 2 फेज प्रकार की मोटर होती है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये जो हमारी रिपल्सन स्टार्ट, एसी मोटर, शंट मोटर और कैस्केड मोटर, ये सब के सब क्या है, सिंगल फेज प्रकार के मोटर
है ना। ये टोटल कौन सी मोटर है, ये एकल प्रकार की मोटर है, एकल प्रकार की मोटर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एकल प्रकार की जो मोटरें होती हैं इनमें सबसे बड़ी नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ी हानि कौन सी होती है, तो दोस्तों आप लिखना इसमें सबसे बड़ी दोस्तों जो कमियां होती है ना वो होती है कि सेल्फ स्टार्ट ना होना। जो सेल्फ स्टार्ट होने का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो इसमें नहीं होता है ना। जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन आपसे कभी ये अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो सिंगल फेज प्रकार की मोटरें हैं दोस्तों इनमें से कुछ मोटरें ऐसी हैं जो कि सेल्फ स्टार्ट होती हैं, उनका अगर नाम पूछ ले तो आप लिखना रिपल्सन मोटर। नोट कीजिएगा दोस्तों अपने नोटबुक में, रिपल्सन मोटर एक इस प्रकार का मोटर है जो कि सिंगल फेज होने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्ट होती है। फिर दूसरी है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज की जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये मोटर भी सेल्फ स्टार्ट प्रकार की मोटर होती है वन फेज होने के बावजूद भी। इसके साथ में नोट कीजिएगा जो शेडेड पोल मोटर होती है ना, जो शेडेड पोल प्रकार की मोटर होती है ये भी दोस्तों सेल्फ स्टार्ट होती है। यानी कि चाहे वो शेडेड पोल हो, रिपल्सन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो दोस्तों सब के सब क्या है, सेल्फ स्टार्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी कह रहा है कि रिपल्सन स्टार्ट मोटर, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। क्लियर। और इन तीनों मोटरों को दोस्तों फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में भिन्नात्मक किलोवाट मोटर, भिन्नात्मक किलोवाट मोटर, ये कौन से मोटर के प्रकार हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत शेडेड पोल और रिपल्सन मोटर और सिंक्रोनस मोटर तीनों मोटर आती हैं दोस्तों। इन मोटर की यही सबसे बड़ी खास विशेषता है। क्लियर। तो दोस्तों इस क्लास को शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर भी करते रहें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर में किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे बेहतर होता है दोस्तों, वो होता है रिपल्सन मोटर। इसका पावर फैक्टर सबसे अधिक होती है यानी कि सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। यहां पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि बताइए, पहला दे देगा दोस्तों कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, और इसी के साथ में दूसरा ऑप्शन दे देगा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और तीसरा ऑप्शन दे देगा कि रिपल्सन मोटर, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगी, रिपल्सन मोटर। अगर आपको इसमें से अगर पूछ ले कि बताइए सबसे अधिक पावर फैक्टर वाली मोटर कौन सी है, तो आप ऑप्शन करना दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। लेकिन जब ऑप्शन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर ना हो, केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन में दो ही ऑप्शन हो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और रिपल्सन मोटर, तो इन मोटरों में जब तुलना पूछे तो आप हमेशा रिपल्सन मोटर को ही दोस्तों करेक्ट आंसर करना। क्लियर। आपको नंबर एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों रिपल्सन मोटर एक सिंगल फेज प्रकार की मोटर होती है जिसका पावर फैक्टर सबसे बेहतर होता है और सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन कौन से हैं। अब देखिए दोस्तों वही चीज आपके सामने आ गया जो मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में बताया था। इसलिए दोस्तों हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए आपको भी नहीं पता और ना ही हमें पता। क्लियर। देखिए स्टेपर मोटर, हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस मोटर, ये तीनों के तीनों दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के प्रकार हैं। क्लियर। आपको इतनी सी बात अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल, ये तो हो गया है ना, नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस युक्ति की तरह व्यवहार करती है। आपको बताना है दोस्तों कि किस युक्ति की तरह व्यवहार करती है, वो है ट्रांसफार्मर की तरह। दोस्तों अपना नोटबुक खोल के रखिएगा और नोट करिएगा कि ये होती है हमारी रोटर सिंगल फेज मोटर की, और ये है स्टेटर, है ना। ये कौन सा भाग है इसका, ये स्टेटर वाला भाग है,
जिसमें आर्मेचर फिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, आर्मेचर फिक्स, और ये स्थिर होती है दोस्तों, स्थिर होती है। और ये जो अंदर वाली पार्ट है इसको हम कहते हैं रोटर। दोस्तों एग्जाम में कभी कभी इसको घुरुडक भी लिख लेता है, तो आप इस चीज को नोट करते रहिए कि रोटर को ही घुरुडक कहते हैं। क्लियर। इसको जब आप सिंगल फेज की फेस और न्यूट्रल देंगे तो क्या होगा कि इसके जो आर्मेचर है इसमें उत्पन्न क्या हो जाएगा, फ्लक्स, इसमें फ्लक्स का उत्पादन हो जाएगा। ये फ्लक्स क्या करेगा दोस्तों, इसमें फ्लक्स का उत्पादन हो जाएगा। क्लियर है, जो कि एयर गैप में घूमने लगेगा। और ये जो हमारी बीच वाली रोटर है, देखना आप इसमें जब सप्लाई देते हैं तो ये प्राथमिक वाइंडिंग की तरह काम करती है। कैसे, ये प्राथमिक कॉइल की तरह काम करती है, इसको आप नोट कीजिए। और जो रोटर होती है दोस्तों, जब फैराडे के नियम के अनुसार रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, विद्युत वाहक बल, तो इसमें भी एक करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि द्वितीयक वाइंडिंग की तरह ये काम करती है ना, द्वितीयक वाइंडिंग की तरह काम करती है। दोस्तों अगर एग्जाम में कभी ये आपसे पूछ ले कि बताइए कि मोटर में द्वितीयक वाइंडिंग की तरह कौन सा पार्ट काम करता है, ऑप्शन दे दे दोस्तों कई, तो आप उसमें से सही करना कि रोटर द्वितीयक वाइंडिंग का काम करता है और जो स्टेटर है ये प्राथमिक वाइंडिंग की काम करती है। इसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर में दोस्तों एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटी जाती है। अब देखिए ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और इसी के साथ में है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको जब मोटर की तरह दोस्तों फेज देते हैं और न्यूट्रल, तो इसमें भी एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मोटर के स्टेटर में। अब ये किस वाइंडिंग की तरह काम करती है, ये प्राथमिक वाइंडिंग की तरह काम करेगी, है ना, प्राथमिक वाइंडिंग की तरह ये काम करेगी। अब इसमें भी फ्लक्स का दोस्तों फ्लक्स ट्रेवल करने लगेगा, घूमने लगेगा इस कोर के माध्यम से, तो दूसरे वाले इस कॉइल में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि रोटर में उत्पन्न हो रहा था। तो ये वाइंडिंग किसकी तरह काम करेगी, ये अब द्वितीयक वाइंडिंग की तरह काम करेगी, है ना। द्वितीयक वाइंडिंग लिखिए दोस्तों या फिर कॉइल लिखिए, दोनों एक ही बात है, इस चीज को आप नोट कीजिए। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होती है जस्ट इसी के समान दोस्तों हमारी जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं ये इसी तरह काम करती हैं। क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 5 हॉर्स पावर की छोटी मशीनों के स्टेटर में पोल की संख्या कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत कॉमन सी सवाल है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो छोटी मोटरें होती हैं 5 हॉर्स पावर की, दोस्तों आपसे एग्जाम में 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि छोटी जो मोटरें होती है ना, जो छोटी प्रकार की मोटरें होती हैं, बताइए इन मोटरों में पोल की संख्या कितनी होती है। तो आप लिखना इनमें जो पोल होते हैं ये दोस्तों 2 होते हैं। कितने, 2, क्योंकि जो मोटर छोटी है तो उसकी बॉडी भी छोटी होगी दोस्तों, उसमें उसी बॉडी के अंदर आर्मेचर भी फिक्स होता है, उसी बॉडी के अंदर रोटर शाफ्ट सब कुछ फिक्स होते हैं, तो उसमें इतना जगह नहीं रहता कि पोल को हम अधिक से अधिक वहां पे अरेंज कर सके। इसलिए पोल की संख्या दोस्तों हमेशा कितना होगा, 2 पोल की संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए बड़ी मशीनों में, है ना, चाहे वो एसी मशीन हो या फिर डीसी मशीन हो दोस्तों, वो बात की बात है, आपसे ये नहीं पूछता। अगर आपसे पूछे कि जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें बताइए पोल की संख्या कितने होते हैं, तो आप लिखिएगा जो पोल की संख्या होगी उसमें दोस्तों 8 होगी। कितना, 8 पोल की संख्या होगी, इससे अधिक पोल की संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है। तो अधिक से अधिक 8 होगी और कम से कम कितनी होगी, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि जो छोटी मशीनें होती हैं, इन मशीनों की जो बॉडी बनाई जाती है दोस्तों, ये किस पदार्थ की बनाई जाती है, किस मटेरियल की, तो आप लिखिएगा कास्ट आयरन की, है ना, कास्ट आयरन की बनाई जाती है। दोस्तों ये जो कास्ट आयरन है ये बहुत सारी मटेरियल से मिलके तैयार होता है ना। ठीक, इसमें कार्बन दोस्तों, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ ऐड होता है, फिर कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि बड़ी मशीनों में किस प्रकार की बॉडी का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखना वेल्लित स्टील की, है ना, किसकी, वेल्लित स्टील की। तो दोस्तों ये कास्ट आयरन हो गया और ये स्टील, ये बड़ी मशीन के लिए हो गई और ये छोटी मशीन के लिए हो गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि इंडक्शन मोटर के आर्मेचर में किस प्रकार के कॉइल लगाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि खुली या बंद प्रकार की कॉइल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि इंडक्शन मोटर। दोस्तों यहां से एग्जाम में कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो एसी मोटरें होती हैं, है ना, जो एसी प्रकार की मोटरें होती हैं, इनमें किस प्रकार की वाइंडिंग है, किस प्रकार के स्लॉट का उपयोग किया जाता है। तो आप लिखना इसमें ओपन स्लॉट, है ना, इसमें ओपन स्लॉट वाइंडिंग, ओपन स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। और जो डीसी मोटरें होती हैं, डीसी मोटरें में जो स्लॉट होती है ये बंद स्लॉट होती है ना। स्लॉट किस आकार की होती है? बंद आकार की स्लॉट होती है। और एसी मशीन में ओपन यानी कि खुली आकार की स्लॉट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस मोटर को महत्व दिया जाता है। दोस्तों किस मोटर को महत्वता दी जाती है, वो है हमारी स्टेपर मोटर। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेपर मोटर। इस प्रकार की मोटर है जो कि सैटेलाइट की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। स्टेपर मोटर का दोस्तों बहुत जगह उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत घड़ियों में भी की जाती है, विद्युत घड़ियों में भी की जाती है। और इसके अलावा की जाती है दोस्तों रोबोट्स में, इसके अलावा रोबोट में भी की जाती है। और जो एक्सरे किरण होती है, जो एक्सरे किरण होती है जो कि सीआरओ में होती है दोस्तों, इन किरणों की जो फोकस होता है, इस फोकस को दोस्तों, किरणों की जो फोकस है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए सीआरओ का बम्बार्ड लगा हुआ है, तो इस पे जब किरणें पड़ती हैं, अगर किरणों को आपको यहाँ से यहाँ डालना है और यहाँ से यहाँ डालना है, तो किरणों का निर्धारित करने के लिए भी इस स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला देखिएगा कि औद्योगिक भवनों में लगे फ्लूइड मिक्सर में किस प्रकार के मोटर लगाए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मोटर, दोहरा कैपेसिटर, यूनिवर्सल मोटर या फिर सिंगल स्टॉक कैपेसिटर मोटर। दोस्तों इसमें यूनिवर्सल मोटर होते हैं, है ना, यूनिवर्सल प्रकार की मोटरें होती हैं जो कि आपको बस इतना से दोस्तों पकड़ के चलना है कि अगर फ्लूइड मिक्सर जहां भी लिख देना, चाहे वो घरेलू भवनों में या फिर औद्योगिक भवनों में, हमेशा उसमें दोस्तों आपको यूनिवर्सल मोटर ही मिलेगी। यह है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की एक खासियत होती है कि ये एसी पावर, नोट कीजिएगा, ये एसी और डीसी पावर दोनों सप्लाई पे काम करती है। ये इस प्रकार की मोटर होती है। ये दोस्तों ये बात आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो दोस्तों ये रहे कुछ प्रश्न मशीन के जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे और आपको इसको अपने हर पॉइंट की दृष्टि से दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट इस क्लास को देख पाए, इसलिए इस क्लास को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। और दोस्तों आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है। तो दोस्तों कल फिर से हम मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नई नॉलेज के साथ और एक नई क्लास, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।